दोस्तों, आज की कहानी है अपनी सगी माँ को जब बहू बेटे ने घर से निकाला तो माँ ने सिखाया सबक। एक माँ ऐसी भी हो सकती है, जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। अरे वो बुढ़िया, यहाँ बैठी बैठी क्या अचार डाल रही है? ममता देवी जी की बहू ने उनसे कहा। पूरे दिन कुछ काम धाम तो करती नहीं और खाने के टाइम देखो सबसे आगे। ममता देवी जी ने कहा, बहू अभी सारे कपड़े धो कर आई हूँ, बस अभी आकर बैठी हूँ। बहू ने कहा, कौन से पहाड़ तोड़ दिए, 4 कपड़े भी नहीं धोए जाते हैं, उसमें भी तू इतना थक जाती है, तुझे आराम करने को चाहिए। बस घर की थोड़े बहुत काम है, बाकी पूरे दिन सोना ही सोना है। पता नहीं कितना आराम चाहिए बुढ़िया को। ऐसा कहती हुई उनकी बहू हाथ झटकाते हुए बोली, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अंदर आकर खाना बना दो। दोपहर हो रही है, इतना नहीं दिखता, खाने का समय हो गया। ममता देवी जी ने कहा, अभी बना देती हूँ बहू। इतना कहकर वह रसोई में आकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, कितना अच्छा समय था जब राम किशन जी जिंदा थे। तब तो बहू और बेटे किसी के मुंह से जुबान नहीं निकलती थी, और आज जिसे देखो वह हुक्म चलाता है। घर में 2 वक्त की रोटी खाना दुश्वार हो गया। सोचते सोचते पुरानी यादों में खो गई। 35 साल पहले जब शादी करके इस घर में आई थी तो इतना सब कुछ नहीं था। उन्होंने अपने पति के साथ उनके काम में हाथ बटाने के साथ ही उनसे कहा कि क्यों ना मैं भी घर बैठे कुछ काम कर लूं। अपने पति की आज्ञा से उन्होंने घर पर कपड़े सिलने का काम शुरू किया। उनके हाथ के कारीगरी इतनी लाजवाब थी, जो एक बार आ जाए वह बार बार आए। धीरे धीरे ममता देवी जी आसपास के गांव में सबसे अच्छी टेलर बन गई। उनके पति किसान थे, अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी, बस उसी पर खेती किया करते थे, जिससे जैसे तैसे घर का खर्चा चलता था। लेकिन ममता देवी जी ने अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की स्थिति बदल दी थी। दिन रात काम मेहनत करती ताकि 4 पैसे बचा सके। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उनके पास किसी की कोई उधारी ना रही। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी थी, और अब ममता देवी जी की पति राम किशन जी ने अपना छोटा सा कपड़ों का कारोबार शुरू कर लिया। ममता देवी जी जो कपड़े सिलती थी, राम किशन जी उन्हें ही बेचते थे। धीरे धीरे उन्होंने नया मकान बनाया, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजती। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, और 12वीं के बाद बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। विदेश से आया तो साथ ही अपनी पत्नी को लाया। शुरू में राम किशन जी बहुत नाराज हुए, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, और बेटे बहू दोनों ही बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते थे। पर राम किशन जी की मौत के बाद सब कुछ बदल चुका था। उनका बेटा विदेश पढ़कर आया था तो उसकी एक IT कंपनी में अच्छी नौकरी लग चुकी थी। पारिवारिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन राम किशन जी की मौत के बाद बेटे और बहू का रवैया पूरी तरह बदल गया। अब बहू ने ममता देवी जी को जैसे कोई नौकरानी समझती थी, और बेटा बहू की हाँ में हाँ मिलाता था। कभी उसने अपने पत्नी से यह नहीं कहा कि यह मेरी माँ है, तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। यह सब सोचती ममता देवी जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी बहू आ गई और आकर कहा, खाना बनाया नहीं? इतना धीरे काम करती है यह बुढ़िया, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? इतना टाइम लगता है खाना बनाने में जितना तू लगा रही है। ममता देवी जी बोली, बस हो गया। क्या बहू, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए? तुम ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना ही ख्याल कर लो कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। कम से कम थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। इतना बोलते ही बहू चिल्ला कर बोली, अच्छा तो क्या करूँ, महारानी के पैर दबाऊँ, सुबह शाम खाना बना कर खिलाऊं? सोचना भी बद, अब जा और जा करके बाकी के काम कर ले। ममता देवी जी बोले,
बहू, सुबह से काम में लगी हूँ, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लूँ? तब बहू बोली, बाद में खा लेना, मर नहीं जाएगी, थोड़ा लेट हो जाएगा तो पहले जाकर बाकी काम निपटा। ममता देवी जी इस आस में थी कि शायद उनके बेटे को उन पर रहम आ जाए, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई। काम करते करते ना बहू ने खाना खाने को दिया, ना बेटे ने पूछा। बस यूं ही समय गुजर रहा था। एक दिन बहू की सहेलियां घर आई और ममता जी ने उन्हें पानी दिया। फिर चाय बनाने के लिए नीचे आई तो बहू बोली, घर में और कुछ नहीं है क्या? सास बोली, ला रही हूँ बहू, 2 ही तो हाथ है, एक साथ 2 चीज़ ही ला सकती हूँ। तुम आ जाओ मेरे साथ, जरा मदद कर दो। बस इतना सुनते ही बहू ने सास पर हाथ उठा दिया। मैं तेरी नौकरानी हूँ जो यह सब करूँ? तेरा काम है, जाकर खुद कर ले, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बोलते हुए उनका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, अब पड़ी रहना यहीं पर। अब ममता जी की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी, जहाँ किसी को उनकी फिक्र नहीं, किसी को उनकी कोई परवाह नहीं, जहाँ किसी को कोई फर्क नहीं। बस यही सोचते हुए और कब उनकी आंख लग गई पता नहीं चला। अगले सुबह उठते ही वह घर से निकल गई। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, बस चले जा रही थी। सोच रही थी कि जहाँ ईश्वर चाहेगा वहाँ चली जाऊंगी, संसार में कोई तो जगह होगी मेरे लिए। और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और लगातार चल रही थी और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगी और वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। जब उनकी आँख खुली तो वह एक बेड पर लेटी हुई थी। उनके पास एक लड़का खड़ा था जिसने पूछा, आंटी जी आप ठीक हैं? अभी आपको कैसा लग रहा है? ममता जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? उसने कहा, आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, बस डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ, आप आराम कीजिए। जब तक वह डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया, आकर उसने कहा, आप मुझे मार्केट में बेहोश मिली थी, वहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं आपको यहाँ ले आया। आप ठीक तो हैं? आपका घर कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूँगा। जैसे ही अनजान लड़के ने घर के बारे में पूछा, ममता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे रोइए मत आंटी जी, आपको नहीं पता है तो मत बताइए, अभी आप कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए। इतना कहकर उसने फल काटकर ममता जी को दे दिया। ममता जी उस फल की प्लेट को देखते हुए एक नज़र उस लड़के को देख रही थी जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वह कितनी परवाह कर रहा था। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं खा सकती। लड़के ने कहा, खा सकती, आपको तो डॉक्टर ने मना भी नहीं किया। कहते हुए लड़का ने ज़बरदस्ती प्लेट आगे किया। प्लेट आगे सरकाई और कहा, चुपचाप सारे प्लेट खाली कीजिए, सारे खा लीजिए आप। और ममता जी उस लड़के का प्यार देखकर मना नहीं कर पाई, उन्होंने वह फल खा लिए। ऐसे ही 12 दिन बीत गए। अब ममता जी सोचने लगी कि वह कहाँ जाएगी और उस लड़के ने ममता जी से पूछा, आंटी जी अगर आप चाहे तो मुझे बता सकती हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहीं जाना हो तो मैं छोड़ देता हूँ। ममता जी ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी, बस चले जा रही थी, मेरा कोई नहीं है, एक बहू बेटा है सिर्फ नाम के, पर मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, या यूं कहो कि मेरा संसार में कोई नहीं है। इतना कहकर वह भावुक हो गई। लड़के ने उन्हें शांत कराया और कहा, आंटी जी जिनका कोई नहीं होता उनका भी कोई होता है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ रह सकती हैं, मेरा भी कोई नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? ममता जी उस लड़के को निहार रही थी जो उम्मीद भरी नज़रों से ममता जी को देख रहा था। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, इसमें ऐतराज की क्या बात है,
यह कहते हुए उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ। ना तुम अनाथ हो और ना मैं। और दोनों गले लग गए। अब दोनों माँ बेटे की तरह साथ साथ रहने लगे। लड़का बहुत अमीर नहीं था, पर अपना और मम्मी का घर चला लेता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ बेटे खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ममता जी घर पर बैठी बैठी ऊब जाती थी। पहले भी उन्होंने विनय से कहा था, बेटा मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, मेरा मन भी लगा रहेगा और 2 पैसे भी आ जाएंगे। फिर विनय ने कहा, नहीं, मेरे होते हुए आप काम नहीं करेंगे, आप आराम करो घर पर बैठकर। कुछ दिन बाद विनय की नौकरी छूट गई और थोड़े ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। लेकिन विनय ने कभी भी ममता जी को नहीं छोड़ा। ममता जी विनय से जो भी मांगती लाकर दे देता और अपनी माँ की तरह पूरा ख्याल रखता। पर अब ममता जी ने अपने बेटे की मदद करने का निश्चय कर लिया था और उन्होंने विनय से कुछ कपड़े के टुकड़े मंगवाए और विनय से कहा, कहीं से पुरानी कपड़े सिलने की मशीन का जुगाड़ करो। वह कुछ रंग बिरंगे सुंदर कपड़े के टुकड़े ले आया और मशीन भी लेकर आ गया। ममता जी ने उन टुकड़ों से रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाए, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा और सुंदर थे। और विनय से कहा कि उन्हें किसी दुकान में ले जाकर उन्हें बेचने की बात करो। और विनय उन्हें लेकर दुकान पर गया। वो कितने सुंदर और रंग बिरंगे थे, नई नई डिजाइन और बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। किसी बड़े दुकानदार ने तो नहीं लिया, कहा कि हम ब्रांडेड चीज़ें ही रखते हैं। लेकिन एक छोटी सी दुकान पर गया और उसने देखते ही वह फ्रॉक पसंद कर ली और विनय को पैसे देकर फ्रॉक ले लिया। घर आया और बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई और फिर बाजार से सारे रंग बिरंगे कपड़े ले आया। और अगले दिन पूरे बाजार में सभी छोटी छोटी दुकानों पर गया, जहाँ लगभग सभी ने उसके कपड़ों को खरीद लिया और विनय का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया। 2 ही दिनों में विनय और उसकी माँ की मेहनत ने रंग दिखाया और अब वह और भी मेहनत करने लगा। विनय ने अपनी माँ और अपने नाम को एक ब्रांड बनाया। जल्दी ही उसने अपनी माँ का सिलाई सेंटर खुलवाया, जिसका नाम वीटा टेलर्स रखा। और धीरे धीरे ऑर्डर की संख्या बढ़ती रही और अब ममता जी सिलाई नहीं करती, बल्कि सिलाई सेंटर के लिए 2-4 सिलाई के मजदूर रख लिए। विनय ने सारा काम संभाल लिया। उसने और उसकी माँ ने जल्दी ही पूरे शहर में नाम कमा लिया और स्टाफ और ऑर्डर्स दोनों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। देखते देखते विनय और ममता जी ने अपना घर, अपनी गाड़ी सब खरीद लिया। इतनी जल्दी इतना नाम कमाने के कारण ममता जी बहुत जल्दी न्यूज़ की सुर्खियों में आ गई। और एक दिन उनकी बहू ने उन्हें टीवी में देखा तो तुरंत अपने पति को फ़ोन करके घर बुलाया और उसे उसकी माँ के बारे में बताया और कहा कि देखो, तुम्हारी माँ इस वक्त पैसों में खेल रही है और फिर तुम ही उसके इकलौते बेटे हो। आखिर यह सब तुम्हारा ही तो है। चलो चलकर मिलते हैं, वह तुम्हें तुरंत ही माफ़ कर देंगे और फिर वो नया मकान, दुकान सब हमारा। पैसों में खेलूँगी, आहा कितना मज़ा आएगा। आसपास 2-4 नौकर होंगे जिन पर हम हुक्म चलाएंगे। बस तुम सामान पैक करो, हम सुबह ही निकल जाएंगे। और सुबह ही निकल गए। जैसे ही ममता जी के घर के बाहर पहुँचे, गार्ड्स बाहर ही रोक लिया। फिर बेटा और बहू ने कहा कि हम इनके बहू और बेटे हैं, हमारी माँ को बुला दो या हमें अंदर जाने दो। गार्ड ने फ़ोन करके ममता जी से बात की। उन्होंने कहा अभी मंदिर जाना है, जिससे मिलना हो वहीं आकर मिले। कहकर फ़ोन काट दिया और उनके बहू बेटे वहीं खड़े थे कि तभी दरवाजे के अंदर से एक बड़ी सी गाड़ी आई, जिसमें एक औरत बनारसी साड़ी में ड्राइवर के पास की सीट पर थी और एक लड़का गाड़ी चला रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि यह तो ममता जी हैं और फौरन ही बहू बेटा
दोनों उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक मंदिर तक पहुँचे। गाड़ी से उतरकर ममता जी पूजा करने चली गई और जैसे ही वापस आई उनकी बहू उनकी तरफ दौड़ी और वह पीछे होती हुई बोली, अरे रुको जरा, हो कौन तुम? तभी बेटा बोला, माँ यह तुम क्या कह रही हो? मैं सार्थक तुम्हारा बेटा और यह मधु तुम्हारी बहू। सार्थक के कहने पर ममता जी बोली, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा तो एक ही बेटा है और वह है ये। उन्होंने विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मधु और सार्थक पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। आखिर हम तुम्हारे ही बच्चे हैं। हम अब कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे यह घर में। ममता जी बोली, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए। मैं और मेरा बेटा रहते हैं। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी माँ की, तो वह तो उसी दिन ही मर गई थी जब तुम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया, सड़क पर मरने को छोड़ दिया था। अगर मेरा यह बेटा ना होता तो मैं तो कब की मर ही चुकी होती। अब मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे विनय के अलावा कोई नहीं है। मेरा जो भी कुछ है मेरे बाद मेरे बेटे विनय का होगा। और हाँ, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। कहते हुए उन्हें धुतकार कर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई और उनके बेटे बहू उनकी चमचमाती गाड़ी और बंगले के सपने लिए वहीं बैठे रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना वह आपको अपनी वैल्यू और आपकी औकात दिखा सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।